नमस्कार, आप देख रहे हैं आपड़ो राजस्थान। मैं हूं आपके साथ हिमानी कटारिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजस्थान की खास खबरों के साथ। आपको बता दें, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने बजट की घोषणा की थी, जहां घोषणा में सभी विधायकों को विधानसभा क्षेत्र में काम करने के लिए 5 करोड़ का बजट दिया गया था। वहीं पीडब्ल्यूडी विभाग से जो सड़कों के सुझाव मांगे गए थे, उसके बाद विधायक संजय शर्मा ने शहर की टूटी सड़कों का विवरण दिया। शहर की जो टूटी फूटी सड़कें थी, उनका विधायक संजय शर्मा ने भूमि पूजन किया और मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि सड़क 5 महीने पहले ही सेशन हो गई थी, लेकिन किन्हीं कारणों से यह काम नहीं हो पाया है। लेकिन अब इस काम की शुरुआत कर दी गई है। अब पूरे अलवर की सड़कें मजबूती से बनाई जाएंगी, जिससे आम लोग को चलने में परेशानी ना हो। तो सड़कों का निर्माण कार्य अब शुरू हो चुका है। 5 करोड़ का बजट जो है सड़कों के निर्माण कार्य के लिए पेश किया गया और ऐसे में अब जनता को बड़ी राहत मिलने जा रही है। आपको बता दें, कहीं ना कहीं मूलभूत सुविधाओं से जो लोग वंचित थे, अब उन लोगों को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। हालांकि यह सौगात इन वासियों को पहले ही मिल जानी चाहिए थी, लेकिन जिस तरह की स्थिति थी, टूटी सड़कें थी, आए दिन कोई ना कोई बड़ा हादसा होने की आशंका बनी रहती थी। जो सड़कें हैं, जो मैंने आपको बताया अभी, जो इसमें कंट्रोल रूम से लेकर के लोक सर्कल, उसके बाद नगर परिषद से लेकर के रामगंज क्रॉस करते हुए क्रॉस से रामगंज तक, आपके बीट चौक से लेकर आयुर्वेद अस्पताल तक, उसके साथ साथ जो विवेकानंद सर्किल से लेकर के मुंशी बाजार तक और उस राम सर्किल से लेकर कोपरा होते हुए उसके साथ साथ 1 करोड़ 60 लाख की लागत की ये सड़कें बन रही है। उसकी जो परशुराम सर्किल से लेकर के अक्षयपुरा तक की जो क्रॉस करते हुए प्रतापगंज तक जाएगी, उसकी अलग कॉस्ट है। ये 4-5 सड़कें जिनका आज हमने शुरुआत करी है, वो 1 करोड़ 60 लाख की सड़कें। टोटल 5 करोड़ के जो प्रस्ताव थे, उसमें जो हमारा बेला का पंचायत है, वहाँ सड़क बन चुकी है, वो पंचायत में सड़क बन चुकी है, दिवाकरी और मन्ना का रोड पर सड़क बन चुकी है। शहर के अंदर की जो सड़कें थी, उसका काम आज में शुरू हो गया। जो सड़कें हैं, जो मैंने आपको बताया अभी, जो इसमें कंट्रोल रूम से लेकर के लोक सर्कल, उसके बाद नगर परिषद से लेकर के रामगंज क्रॉस करते हुए क्रॉस से रामगंज तक, आपके बीट चौक से लेकर आयुर्वेद अस्पताल तक, उसके साथ साथ जो विवेकानंद सर्किल से लेकर के मुंशी बाजार तक और उस राम सर्किल से लेकर कोपरा होते हुए उसके साथ साथ 1 करोड़ 60 लाख की लागत की ये सड़कें बन रही है। उसकी जो परशुराम सर्किल से लेकर के अक्षयपुरा तक जो क्रॉस करते हुए प्रतापगंज तक जाएगी, उसकी अलग कॉस्ट है। ये 4-5 सड़कें जिनका आज हमने शुरुआत करी है, वो 1 करोड़ 60 लाख है। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन मंत्री विश्वेंद्र सिंह डींग पहुंचे, जहां पालिका अध्यक्ष निरंजन टकसालिया ने के नेतृत्व में सैनी समाज ने मंत्री विश्वेंद्र सिंह को चांदी का मुकुट और तस्वीर भेंट कर स्वागत किया। इस दौरान बगीचे पर महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती के मौके पर मूर्ति का अनावरण किया। वहीं महात्मा ज्योतिबा फूले के जीवन काल और संघर्ष को याद किया। इस मौके पर मंत्री ने कहा कि सरकार लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दे रही है, जिन्हें जनता तक पहुंचाने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। मंत्री के स्वागत के लिए वहां पर विशेष तैयारियां की गई थी और ऐसे में सैनी समाज टीम द्वारा महाराज साहब का अभिनंदन। शहर का विकास भी कर रहे हैं और जनता भी रुचि ले रही है, लेकिन जनता को जो रुचि लेनी चाहिए वो नहीं ले रही। हमारा तो ये काम है, लक्ष्य है कि जो बजट में डिक्लेयर हुआ है उसको हम पूरा करके रहेंगे। कोई भी अधिकारी कोताही बरतेगा तो भुगतेगा। तो आपको बता दें कि राजस्थान हाईकोर्ट ने उप वन संरक्षक के साथ मारपीट, अभद्रता और सरकारी काम में बाधा डालने के मामले में पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। बता दें कि जस्टिस सीके सोनगरा की एकल पीठ ने यह आदेश जारी किया है। जमानत याचिका में अधिवक्ता अनिल उपमान ने बताया कि याचिकाकर्ता को फंसाया गया है।
ये तब से हर जगह ही हमारे पास भी सूचना मिलती है, हम लोग भी हॉस्पिटल और इधर सब जगह जा रहे हैं, कार्यकर्ता सब जोश में हैं। अब कल का है जहाँ तक रिहाई का, और कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज़ में, इस मुश्किल की घड़ी में हमारे साथ खड़े रहने के लिए। और आगे उम्मीद करेंगे कार्यकर्ता इसी हिसाब से काम करते रहें जनहित के लिए, चाहे जेल जाना पड़े चाहे कुछ भी हो। तो आपको बता दें कि राजस्थान हाईकोर्ट ने उप वन संरक्षक के साथ मारपीट और अभद्रता और सरकारी काम में बाधा डालने के मामले में पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। बता दें कि जस्टिस CK सोनगरा की एकल पीठ ने यह आदेश जारी किया है। जमानत याचिका में अधिवक्ता अनिल उपमन ने बताया कि याचिकाकर्ता को फंसाया गया है। तो भवानी सिंह राजावत को कोर्ट से राहत मिल चुकी है। और इस विषय पे ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता तेजपाल बग्गा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तेजपाल जी, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये 10 दिन पहले नवरात्रा स्थापना के समय पर दास देवी माता मंदिर के रोड के निर्माण के लिए वन विभाग के DFO के पास पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत गए थे सड़क निर्माण के लिए, परंतु वहां पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। परंतु राजनीतिक षड्यंत्र के तहत भवानी सिंह राजावत के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया था नयापुरा थाने में, मारपीट और दुर्व्यवहार का। उसके चलते अदालत ने उनको न्यायिक हिरासत में भिजवा दिया था। कल हाई कोर्ट से भवानी सिंह राजावत की जमानत हो गई है, परंतु आदेश नहीं आने के चलते आज उनकी रिहाई संभव है। जी, तो ऐसे में उनके समर्थकों का क्या कुछ कहना है तेजपाल जी? उनके समर्थकों का यह कहना है कि राजनीतिक दल का कोई भी नेता जन समस्या को लेकर किसी भी कार्यालय में जाता है तो वह मारपीट और दुर्व्यवहार नहीं करता, वो अपनी बात अधिकारी से कहता है। परंतु इस तरह से राजनीतिक षड्यंत्र के तहत राजावत को फंसाया गया है। जी, तो ऐसे में वहीं जो आरोप लगा रहे हैं उन लोगों का क्या कुछ मानना है इस पूरे विषय पर? कुल मिला के बात है, DFO नरेंद्र मीणा भी अपनी किसी बात को लेकर कुछ भी कहने से मना कर रहे हैं। वो भी कुछ भी नहीं कह पा रहे हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, किसके कहने पे किया। परंतु ये जो सारा मामला है इसमें कहीं न कहीं राजनीति बू आ रही है। जी, तो कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़ा ये मामला पूरा सामने निकल कर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए तेजपाल जी। तो अलवर जिले में खंडेलवाल विकास समिति की ओर से संत शिरोमणि सुंदरदास महाराज की 426वीं जयंती पर उनकी मूर्ति की स्थापना की गई। वहीं खंडेलवाल विकास समिति के अध्यक्ष ने बताया कि संत शिरोमणि सुंदरदास महाराज की मूर्ति स्थापना समारोह में से झांकी और कलश यात्रा निकाली गई, जहां कलश यात्रा का जगह जगह फूल बरसाकर स्वागत किया गया। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर अखिल भारतीय खंडेलवाल महासभा के अध्यक्ष रमेश चंद खंडेलवाल, विशिष्ट अतिथि घनश्याम दत्त शामिल हुए। तो नागौर में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मामला भावड़ा खींवसर के पास का है, जहां पुलिस ने एक बंद मकान में जुआ खेल रहे 18 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही जुआरियों के पास से 3,41,000 रुपए और 7 वाहन बरामद किए हैं। वहीं खींवसर थाना अधिकारी गोपाल कृष्ण चौधरी ने बताया कि थाना अधिकारी को मुखबिर से सूचना मिली कि भावड़ा थाना इलाके के गांव गोवा कल्ला में शिवचरण जाट ने अपने मकान में जुआ घर बना रखा है, जहां काफी लोग जुआ खेल रहे हैं। वहीं मामले में संज्ञान लेते हुए पुलिस टीम ने मौके पर जाकर दबिश दी और जुआरियों को धर दबोचा। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। कल दिनांक को रामनवमी जुलूस के दौरान गोवा कला में शिवचरण सनोज जगरान के मकान पर जुआ खिलाने की इत्तला प्राप्त होने पर
नियमानुसार कार्रवाई कर थाना से टीम लेकर गोवा कला में जाने के लिए SHO भावंडा को सूचित कर दोनों की संयुक्त कार्रवाई के दौरान शिवचरण के मकान पर दबिश दी। दबिश के दौरान 18 लोग ताशपत्ती जुआ खेलते पाए गए, जिनके पास 3,41,900 रुपये बरामद हुए, जिस पर अग्रिम कार्रवाई थाना भावंडा पर की गई। और इस विषय पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता बबलू प्रजापत जुड़ चुके हैं। बबलू, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, देखिए पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है, ऐसे में और कहां-कहां इनके तार जुड़े हुए थे? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, भावंडा व क्यूंसा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में गोवा कल्ला में ये जुआ घर का पर्दाफाश किया गया है। जी, और ऐसे में क्या कुछ जानकारी अब तक प्राप्त हो पाई है बबलू? जी, इसमें 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और आरोपियों की तरफ से उनके पास से 3,41,900 रुपए भी राशि बरामद की गई है। ठीक है बबलू, देखिए ये एक जगह थी जहां पर पुलिस के संज्ञान में जब ये मामला आया तो सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा क्या कोई और भी अड्डे थे इनके जहां वह जुआ खेलते थे या इस तरह के कारोबार को जो थे वह फल फुला रहे थे? जी मैम, ये लंबे समय से यहाँ पर पुलिस को सूचना थी, लेकिन मुखबिर की पुख्ता सूचना होने के बाद यहाँ पर कार्रवाई करके सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बबलू आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। देखिए मामला दर्ज कर कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है और ऐसे में तमाम आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो खबर चित्तौड़गढ़ के सैंथी क्षेत्र से मारपीट का मामला सामने आया है, जहां करीब आधा दर्जन लोगों ने बाइक पर सवार होकर आए और एक युवक पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। इतना ही नहीं, घटना को अंजाम देकर हमलावर मौके से फरार हो गए। इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने घायल को सोडा अस्पताल में भर्ती कराया। सूचना पर अस्पताल में पहुंची पुलिस ने घायल से घटना की जानकारी ली। वहीं पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने FIR दर्ज कर आरोपी लोगों की तलाश शुरू कर दी है। सर मेरे ऑफिस है सर सिटी में रिद्धि प्रॉपर्टीज, तो वहाँ पर नीचे बैठा था, तो सामने केबिन में सर मैं क्या मेरे पानी भी नहीं गया था मेरे दोस्त से मिलने, सामने केबिन है जस्ट, तो वहाँ पर एकदम ये आए मोहन गुजर, नूतलाल गुजर, 7-8 जने जिन्होंने मुंह पे रुमाल बांध रखा था, तलवार थी फूटी और वो 4-5 पाइप थे, बढ़िया उससे फिर बाहर कर देना। और इस विषय पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता गोपाल चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोपाल, क्या अब तक कोई आरोपियों का सुराग पुलिस के हाथ लग पाया है? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर कि कल शाम को देर शाम की घटना है यह, जिसमें आधा दर्जन से अधिक लोगों ने मिल करके एक अर्जुन मेनारिया नाम के व्यक्ति के साथ गंभीर रूप से मारपीट की है। इस मारपीट के बाद जब उससे राष्ट्रीय चिकित्सालय लाया गया तो वहां पर उसके लगभग 25 से अधिक टाके सिर में आए हैं। मामला बहुत गंभीर होने से सदर थाना अधिकारी हरेंद्र सिंह भी मौके पर पहुंचे थे। उसके बाद सदर थाना पुलिस ने वहां नाकाबंदी कराई थी, लेकिन अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, ये आपको बताना चाहूंगा। क्या उनके परिजनों से कोई बातचीत हो पाई है अब तक? बिल्कुल बातचीत हुई है, लेकिन ये पुरानी रंजिश का मामला लगता है। कुल मिलाकर के 2 साल पहले की मामला था ये आपसी रंजिश इनमें काफी समय से चल रही थी और बीच में ये मामला ठंडा भी हो गया था एकदम से, लेकिन अचानक से रात को इस तरह के मारपीट की सूचना से पुलिस भी एक हतप्रद है, क्योंकि इसमें जो नाम सामने आ रहे हैं मारपीट करने वालों में से वो आदतन अपराधी हैं और वांटेड भी है। तो काफी समय बाद ये घर से बाहर निकले हैं, उन्होंने एक बार फिर से इस घटना को अंजाम दिया है, जिसमें पुलिस भी इन आरोपियों की गंभीरता से तलाश कर रही है। हो सकता है कि बहुत जल्दी पुलिस को सफलता मिलेगी इन सभी आरोपियों को पकड़ने में। तो पीड़ित परिवार की क्या कुछ मांगे हैं प्रशासन से? बिल्कुल, पीड़ित परिवार की हमेशा से ये मांग रही है कि जितनी जल्दी हो सके उनके परिवारजन के साथ जब भी मारपीट हुई है तो जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उन्हें जल्दी से जल्द पकड़ा जाए, तो इससे कि जो घटनाएं काबिज होने वाली होगी वो घटना होने से बचेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
तो मारपीट का यह पुराना मामला है, पुरानी रंजिश के चलते यह मारपीट हुई है दो पक्षों में। तो टोंक जिला मुख्यालय के नजदीक सेवारामपुरा की करीब 600 बीघा जमीन को लेकर किसान लामबंद हो रहे हैं। किसानों ने सरकार के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने की तैयारी कर ली है। बता दें कि 18 अप्रैल से किसान जिला मुख्यालय पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। दरअसल 2010 में सरकार ने 600 बीघा जमीन अधिग्रहण की थी, लेकिन जमीन का मुआवजा किसानों को नहीं मिला। हाल ही में कुछ जमीन को अधिग्रहण मुक्त करने के बाद किसानों ने पूरी जमीन को अधिग्रहण मुक्त करने की मांग उठाई है। वहीं किसान महापंचायत के नेता रामेश्वर चौधरी ने कानून का जिक्र करते हुए कहा कि अधिग्रहण की गई जमीन का 2 साल के अंदर अवार्ड जारी कर मुआवजा नहीं दिया जाता है तो जमीन स्वतः ही अधिग्रहण मुक्त मानी जाती है। ऐसे में प्रशासन कानून भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। रामेश्वर प्रसाद चौधरी, प्रदेशाध्यक्ष युवा किसान महापंचायत। 18 अप्रैल 2022 को जिला मुख्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन होगा। ये धरना प्रदर्शन सेवारामपुरा के किसानों की 599 बीघा जमीन अवाप्त की गई। ये किसानों की आजीविका का संसाधन था, परंतु जिला कलेक्टर टोंक द्वारा पूर्व में इस जमीन को असिंचित बताते हुए अवाप्ति के आदेश हुए, जबकि ये जमीन 1987 की विशलपुर सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आ गई थी और 2006 से इस जमीन में विशलपुर परियोजना से सिंचाई चालू हो गई। तो इस विषय पे ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कजौड़ गुज्जर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुआवजे की मांग को लेकर कजौड़ प्रदर्शन लगातार जारी है और क्या कुछ मांग कर रहे हैं? बिल्कुल ईमानी, बताना चाहूंगा कि सन 2010 में जो 600 बीघा जमीन अधिग्रहण की गई थी, आज 2022 होने के बावजूद भी किसानों को न इसका मुआवजा मिला है, जिसको लेकर किसानों ने समय समय पर जिला कलेक्टर सहित आला अधिकारियों को अवगत करवाया है, लेकिन आज भी किसानों को मुआवजा नहीं मिला, जिसके चलते किसानों में लगातार जन आक्रोश बढ़ता जा रहा है। और किसान 18 अप्रैल से जिला कलेक्टर पर प्रदर्शन करने की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए कुछ किसान परिवार ऐसे भी हैं जो सिर्फ उसी खेती पर अपनी रोजी रोटी चला रहे थे और ऐसे में अब सरकार के जब अंडर में वह चीज आ गई तो अब वह तमाम परेशानियों से जूझ रहे हैं। क्या सरकार या तमाम बड़े अधिकारी इन पूरे मामलों को लेकर कोई भी संज्ञान लेते हुए नजर नहीं आ रहे अब तक? जी 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 बिल्कुल, मैं नहीं बताऊंगा कि कई बार इन्होंने ज्ञापन सौंपा, अपनी समस्याओं के बारे में अवगत करवाया। जो जमीन थी, जो संचित जमीन थी, प्रशासन की भी बड़ी लापरवाही आई है, जिसमें संचित जमीन को असिंचित बताया गया, जिसको लेकर कई बार जो किसान है उनको नाराजगी देखने मिली, ज्ञापन दिया, लेकिन आज भी प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, जिसका परिणाम आने वाले समय में एक धरना प्रदर्शन के रूप में देखने को मिलेगा। और कजौड़, जिम्मेदारान विभाग का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? जी बिल्कुल, हमारी अभी तक उनसे संपर्क करने की कोशिश की गई थी, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया है। जैसे ही जानकारी मिलेगी तुरंत आपको अपने दर्शकों को बता दिया जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कजौड़ आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो अजमेर के दादिया में तेजाजी के प्रसिद्ध मेले का आयोजन हुआ, जहां बड़े धूमधाम से लोगों ने मेले का लुत्फ उठाया। वहीं मेले में झूला, चक्री, बर्तन, खिलौने सहित मनिहारी की दुकानें लगी। मेले में आसपास के 20 गांवों के लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान लोगों ने सुख शांति और समृद्धि की कामना की। मेले में पंचायत समिति प्रधान सीता शैतान पुनिया, जिला परिषद सदस्य जगदीश गौरा समेत कई जनप्रतिनिधियों ने शिरकत की। वहीं मेले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन मुस्तैद नजर आया। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता बालकृष्ण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बालकृष्ण, किस तरह की तैयारियां मेले में देखी जा रही हैं?
ये क्या लॉकडाउन के बाद में जो मेला था तो उस मेले को उत्साह लोगों में वैसे ही बन रहा था और 20-30 गाँव के लोग जो है वो इकट्ठे होते हैं तेजाजी के मेले पे और बड़े ही उत्साह पूर्वक ये तेजाजी का मेला मनाया गया और पुलिस और प्रशासन का भी इसमें बहुत अच्छा सहयोग रहा। देखिए, तेजाजी मेला बेहद प्रसिद्ध मेला रहा है हमेशा से ही और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था के भी वहाँ पे चाक चौबंद है। क्या कुछ खास रहा है इस बार मेले में? ये तो करौली के और जो आसपास के जो भी लंबड़े हुए हैं, अब जो दंगे फसाद हुए हैं, उसको लेकर के वैसे भी अजमेर का पुलिस प्रशासन हर तरफ से चाक चौबंद है और इसी चाक चौबंद को लेकर के और मेले में पूरी व्यवस्था की गई थी और बड़ी ही सराहनीय कदम रही है प्रशासन का कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। देखिए, भारी संख्या में लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, काफी उत्साह लोगों में देखा जा रहा है। उसे देखते हुए अगर वहां के प्रशासन की व्यवस्थाओं की बात की जाए तो किस तरह की व्यवस्था वहां पर रखी गई है? वास्तव में तारीफ के काबिल प्रशासन ने व्यवस्था की है, पुलिस की पूरी व्यवस्था रही है इसमें। जी जी। तो ऐसे में अब लोगों का क्या कुछ कहना है वहां पर मेले का, वो लुत्फ उठाने पहुंच रहे हैं? मेला तो 3 साल बाद में लगा है क्योंकि बीच में लॉकडाउन था तो लॉकडाउन में मेले थे नहीं और अभी जो मेला लगा है तो लोगों में उत्साह वैसे ही बनता है। जी जी जी, तो काफी खुश हैं लोग यहाँ पर पहुंचकर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो खबर करौली जिले की है, जहां पूर्व सीएम वसुंधरा राजे आज करौली दौरे पर हैं। वहीं सीमा पर पहुंचते ही पूर्व विधायक सुरेश मीणा के नेतृत्व में खेड़ा मंडेली धौलपुर करौली बॉर्डर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है। बता दें कि पूर्व सीएम पहले केला देवी पहुंचकर केला मां के दर्शन करेंगी, उसके बाद मुडिया गांव में कर्नल बैसला के पगड़ी रस्म कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी और करौली सर्किट हाउस में बीजेपी कार्यकर्ता लोगों की समस्याएं भी सुनेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कलमुद्दीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कलमुद्दीन, देखिए बेहद महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है ये और वहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने वहां पर जोरदार स्वागत किया है। क्या कुछ तस्वीरें अभी नजर आ रही हैं वहां की? अभी पूर्व सीएम जब करौली जिले में प्रवेश किया था सीमा पर, जहां पूर्व विधायक सुरेश मीणा के नेतृत्व में भाजपा ने जबरदस्त स्वागत किया था। उसके बाद पूर्व सीएम केला देवी के लिए गई, जहां पे उन्होंने प्रदेश और देश में अमन खुशहाली कामना के लिए माथा टेककर मनौती मांगी। उसके बाद सीएम जहां पीड़ित परिवार थे करौली जिले में 2 अप्रैल की जो घटना घटी थी उन परिवारों के पास भी मिलने पहुंची। उसके बाद प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता में उन्होंने प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए और पूर्व सीएम ने लोगों से मिलकर जाना कि यहाँ जो दंगा में जो घायल व्यक्ति हुए हैं उन व्यक्ति वो जेल में जाने के डर की वजह से इलाज करवाने भी नहीं पहुंच पा रहे हैं अस्पताल में। ऐसे कुछ गंभीर आरोप सीएम ने प्रशासन पे लगाए। बिल्कुल कलीमुद्दीन, आप नजर बनाई रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो धौलपुर के NH 44 पर रिलायंस पेट्रोल पंप के पास बाइक सवार 3 बदमाशों ने दूसरे बाइक सवार को गोली मार दी। इस दौरान गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने आनन फानन में घायल युवक को भर्ती कराया। जानकारी के मुताबिक युवक देर रात को अपनी भतीजी के लगन टीके में शामिल होने के लिए जा रहा था। इस दौरान हथियारबंद बदमाशों ने उससे बाइक छीनने की कोशिश की, लेकिन उसने हिम्मत दिखाते हुए बाइक नहीं छोड़ी तो बदमाशों ने युवक के हाथ में गोली मार दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर घायल युवक से पूछताछ की। पिंटर के पास आई चाचा मैंने पुलिस मॉडर्न के साथ में ये तो गाड़ी कहते जिन पे छुड़ा रहे थे हम लोग उनकी को लेकर जा रही नई गाड़ी थी आज ही उठा के ला जाते हुए और चाचा गोली दे गई। हम पहुंच गए सही टाइम और छोड़ के बच गए। कितने आदमी थे? 3 जने थे, घुंघरेलू 12 थे। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता बॉबी बख्शी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बॉबी बख्शी, देखिए बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं प्रदेश में। ऐसे में सवालिया निशान पर प्रशासन खड़ा होता है। जी हिमानी, आपको बता दूं ये बीती रात की घटना है। ये युवक हरिश्चंद जो कि यहाँ धौलपुर के लोहरी गांव का रहने वाला था, ये अपनी इसकी भतीजी का कल लगन टीका जा रहा था आगरा के खुशियापुर। जो लगन टीके में ये नई मोटरसाइकिल जिससे इसने कल ही खरीदी थी वो लगन टीके में देने जा रहा था। तो नेशनल हाईवे 44 राष्ट्रीय रिलायंस पेट्रोल पंप के पास
3 हथियारबंद बदमाशों ने हरिश्चंद्र को रोका, लूटपाट के इरादे से उसकी बाइक छीनने की कोशिश की, लेकिन हरिश्चंद्र ने हिम्मत दिखाते हुए उनका विरोध किया तो बदमाशों ने हरिश्चंद्र के हाथ में गोली मार दी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बॉबी आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। डूंगरपुर के भंडारिया घाटा में तेज रफ्तार ट्रैक्टर चालक सड़क किनारे खड़े 50 वर्षीय व्यक्ति को टक्कर मारकर चला गया। वहीं टक्कर मारने के बाद चालक ने ट्रैक्टर लेकर रफू चक्कर हो गया, जिसके बाद घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और इलाज के दौरान घायल ने दम तोड़ दिया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। वहीं मृतक के छोटे भाई ने ट्रैक्टर चालक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। तो इलाज के दौरान व्यक्ति ने दम तोड़ दिया और ऐसे में पुलिस प्रशासन लगातार आरोपी की तलाश में जुटा हुआ है। साथ ही पीड़ित के परिवारों की, मृतक के परिवारों की यही मांग है कि जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी की जाए। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता नरेश भोई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश, अभी तक आरोपी ट्रक चालक जो है पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, ऐसे में क्या कुछ कहना है पुलिस प्रशासन का? मैडम, पुलिस प्रशासन से बात हुई थी हमारे, तो उन्होंने बोला कि ट्रक को तो हमने जब्त कर लिया, ट्रैक्टर को, और तकनीकी कारण के चलते संपर्क टूट गया है। बहुत बहुत शुक्रिया नरेश आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो रामगंज मंडी से छल्लर पाटन जा रहे दंपति के बाइक गड्ढे में गिरने से एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है, जिसे कोटा के एमबीएस अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। घायल महिला की पति सुरेश सोनी ने जानकारी देते हुए बताया कि वो किसी कार्यक्रम में रामगंज मंडी जा रहे थे, तभी सामने से आ रहे ट्रक की रोशनी की वजह से सड़क पर गड्ढा दिखाई नहीं दिया तो हादसे का शिकार हो गए। रामगंज मंडी से आए हुए थे, झालरा पाटन जा रहे थे, तो सामने से बाइक ट्रक की रोशनी की वजह से दिखा नहीं और गड्ढे में बाइक जंप मारने से गिरी। तो बयाना भरतपुर स्टेट हाईवे के सालाबाद रेलवे फाटक पर बेकाबू ट्रैक्टर ने फाटक के बैरियर से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं टक्कर से खराब हुए बैरियर के चलते सड़क यातायात बाधित हो गया। घटना सोमवार देर रात करीब 10 बजे की है। सूचना पर आरपीएफ के अधिकारी और जवान मौके पर पहुंच गए और साथ ही साथ टेक्निकल स्टाफ भी मौके पर पहुंचे। कड़ी मशक्कत के बाद खराब हुए बैरियर को ठीक किया गया। उसके बाद सड़क यातायात सुचारू रूप से चालू हो गया। वहीं ट्रैक्टर को जब्त कर चालक गौरखी कुशवाहा को भी कर लिया गया। तो जसनगर के मरुधर केसरी गौशाला परिसर में पक्षी घर निर्माण कार्य की नींव रखी गई। 10 लाख की लागत से बनने वाले इस पक्षी घर का निर्माण चंचल देवी बालाराम चैरिटेबल ट्रस्ट अजमेर द्वारा करवाया जा रहा है। पंडितों ने पूजा करवाकर निर्माण कार्य का शुभारंभ करवाया। इस पक्षी घर में कुल 56 पक्षियों के रहने के लिए घर बनेंगे। वहीं शुभारंभ के मौके पर जसनगर सरपंच अशोक सांखला, मरुधर केसरी गौशाला के कार्यवाहक अध्यक्ष प्रभु सिंह राजपुरोहित सहित कई ग्रामीण उपस्थित रहे। मेरा नाम उत्तम चंद लुणावत, अजमेर चाचियावास का रहने वाला हूँ। हाँ, नगर के अंदर पक्षी घर बना रहे हैं। ये पक्षी घर, इसके अंदर 1500 कबूतरों के रहने का घर है और ये जमीन के नीचे 14 फुट रहेगा और जमीन के ऊपर से 12 फुट पर आरसीसी तक का काम होगा। उसके ऊपर 10 फुट का मतलब आरसीसी होगी, उसके ऊपर ये घर बनेंगे और 7 मंजिला घर है। एक मंजिल के अंदर 1-1 फुट के घर बनेंगे। ऐसे कुल मतलब एक मंजिल में 7 और 8 अष्टकोण में बनेगा। ऐसे 56 होंगे और पूरे उसके अंदर ये 7 मंजिल होगा। उसके ऊपर 1-1 फुट की 3 मंजिल अलग होगी। उसके ऊपर एक मोर लगेगा, जिस मोर के ऊपर चारों तरफ वो रहेगा, मोर घूमता रहेगा और इसके अंदर पक्षियों का रहवास कम से कम 1500 कबूतर इसके अंदर रह सकते।
फिलहाल आपड़ो राजस्थान में बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हर खबर। नमस्कार। आओ